नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी आपने जो वीडियो देखा, ये मानसून धमाका का असली वीडियो है। वर्षा का मौसम आ चुका है, चारों तरफ हरियाली है एवं वर्षा की फुहारें पड़ रही हैं। यह मौसम किसका मन नहीं मोह लेता है। लेकिन अल सुबह यह खबर जब अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि विद्युत पोल से चिपक के बच्चे या किसी जानवर की मौत हो गई या इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से 2 लोग या 3 लोगों की मौत हो गई, थोड़ा मन व्यथित हो जाता है। लेकिन इसके पीछे कारण है। बारिश के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि विद्युत संबंधित दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझते हैं कि बारिश के मौसम में ऐसा क्या हो जाता है जिससे विद्युत की दुर्घटनाएं, विद्युत स्पर्शाघात यानी इलेक्ट्रोक्यूशन की घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आज हम यह भी सीखेंगे कि बरसात के दिनों में डैम्प वेदर में हम कैसे अपने शरीर की सुरक्षा करें, कैसे इलेक्ट्रोक्यूशन से बचें। आप यह भी देखते होंगे कि बिजली के तार पर बैठी हुई चिड़िया को शॉक नहीं लगता है। इसका कारण क्या है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि पानी और बिजली का क्या रिश्ता है। वैसे तो पानी और बिजली में गहरी मित्रता देखने को मिलती है। जहां पानी है, बिजली अगर उसको मौका मिला तो वहां तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? मगर साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। इट इज नॉट करेक्ट बाय द नेचर ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। शुद्ध पानी यानी H2O, जिसे डीमिनरलाइज्ड वाटर भी कहते हैं, पानी का एक बहुत अच्छा कुचालक यानी बैड कंडक्टर है। इसका रेजिस्टेंस लगभग 1.5 करोड़ ओम होता है। ये इस तरह से समझे, ओम एक यूनिट है रेजिस्टेंस नापने की, जैसे किलो वजन नापने की है या मीटर लंबाई नापने की है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओम को हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस नापने का एक यूनिट के तौर पे यूज करते हैं। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर का जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 करोड़ ओम होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। इससे बिजली पास नहीं हो सकती है। इसी वजह से जो बड़े बड़े पावर हाउसेज में जनरेटर चलते हैं जिससे बिजली का उत्पादन होता है, उसके वाइंडिंग्स में प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर H2O गुजार के उसको ठंडा करते हैं। लेकिन उस पानी की गुणवत्ता मेंटेन करते हैं और वह कुचालक है जिसकी वजह से वहाँ लगभग 11,000 से लेके 15,750 वोल्ट तक की बिजली हम जनरेटर में देते हैं और उसको यह पानी विथस्टैंड करता है। फिर अगर हम गीले हों तो बिजली हमको झटका क्यों मारता है? ऐसा होता है पानी में मिले हुए इम्प्योरिटीज़ की वजह से। पानी पीने लायक तभी बनता है जब उसमें डिफरेंट सॉल्ट्स मिले होते हैं, मिनरल्स मिले होते हैं, एसिड और अल्कली मिले होते हैं। लेकिन ये जैसे ही पानी में मिलते हैं, इसको आयनाइज कर देते हैं और ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक बन जाता है। ये तो हुई पानी के बैड कंडक्टर से ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनने की बात, यानी पानी और बिजली की मित्रता के बारे में। अब अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक के पीछे जो साइंस काम करता है उसके बारे में जरा सी जानकारी हासिल कर लें तो संभवतः इलेक्ट्रोक्यूशन या विद्युत स्पर्शाघात से बचने में हमें आसानी होगी। वैसे तो पशु पक्षी या मनुष्यों का शरीर बिजली का एक कुचालक है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है और बिजली का सुचालक बन जाता है। बिजली के संपर्क में आते ही ऐसे कंडीशन में एक परिपथ बनता है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। बिल्कुल ये स्पष्ट समझ लें कि जब तक बिजली को न्यूट्रल की तरफ या अर्थ की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा तब तक आपको शॉक नहीं लग सकता है। शरीर में बिजली के प्रवाहित होने की इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोक्यूशन या विद्युत स्पर्शाघात कहते हैं। पहले बात करते हैं उस विशेष परिस्थिति के बारे में
जिसमें बिजली को हमारे शरीर से फ्लो होने के लिए एक परिपथ मिलता है, एक सर्किट मिलता है। सामान्यतः ड्राई स्किन के साथ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1 लाख ओम के आसपास रहता है, लगभग 1 लाख ओम होता है। लेकिन पानी के संपर्क में आते ही यह प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बहुत तेजी से गिरता है और लगभग 1000 ओम तक आ सकता है या उससे भी कम हो सकता है। इस विषय में आपको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूँगा, जिसमें ड्राई स्किन के साथ हमने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया था, बॉडी के रेजिस्टेंस का, और इसके बाद हमने फिर वेट स्किन के साथ इसका रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किया और देखिए इसमें कितना अंतर आता है। यह एक सिंपल मल्टीमीटर है। आज मैं आपको इसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा कि सूखे और गीले बॉडी होने से किस तरह से रेजिस्टेंस बॉडी का कम या ज़्यादा होता है। इसके दोनों प्रोब को मैं टच करता हूं और मेरे दोनों हाथ के बीच का रेजिस्टेंस लगभग 1.5 मेगा ओम के आसपास आ रहा है। अब हम किचन की तरफ चलते हैं। यहाँ पानी के पाइप को अर्थ का रेफरेंस लेंगे और एक बार ड्राई स्किन के साथ और स्लीपर पहन के मैं अपने बॉडी का रेजिस्टेंस लूंगा और आप देखिए कि ये रेजिस्टेंस कितना आता है, और इसके बाद फिर इसको रिपीट करेंगे गीले पैर के साथ पानी डाल के। तो अभी मेरा पैर सूखा हुआ है और मैंने स्लीपर पहन रखे हैं। अब देखिए, अब बॉडी का रेजिस्टेंस अर्थ के रेफरेंस में हम देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये देखिए, अर्थ के रेजिस्टेंस में लगभग 2.6 मेगा ओम आ रहा है, यानी अच्छा स्लीपर पहने हुए हैं, ड्राई स्किन है तो रेजिस्टेंस 2.6 आ रहा है अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब हम फ्लोर पे पानी डालते हैं और पानी डाल के उसमें खड़े होके देखते हैं पैर भीग जाने के बाद कि हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस का क्या होता है। देखिए, पानी में खड़ा हो गया मैं। और अब ये रेजिस्टेंस किलो ओम में आ गया, 0.6 मेगा ओम यानी। लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए मात्र शरीर का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होना ही एक मायने नहीं रखता है। इसके दो तत्व और हैं, पहला है वोल्टेज और दूसरा है करंट। अगर प्रॉपर वोल्टेज है और करंट प्रॉपर फ्लो कर गया तो इलेक्ट्रिशन तो होना ही तय है। जैसे 1.5 वोल्ट के सेल को अगर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को आप अपने हाथ से टच करें तो आपको शॉक नहीं लगता है, लेकिन अगर 230 वोल्ट के आउटलेट को आप टच करेंगे तो जोरदार शॉक लगेगा। शॉक लगने के 3 कारकों 3 कॉजेज में आपके नियंत्रण में क्या है? आपके नियंत्रण में सिर्फ रेजिस्टेंस है जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी आप जो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ओम्स लॉ के बारे में एक डिस्क्रिप्शन है। इसमें V इज इक्वल टू वोल्टेज, I इज इक्वल टू करंट एंड R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इन तीनों का आपस में रिश्ता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। इसमें वोल्टेज आपका फिक्स है, 230 वोल्ट आता है घरों में, 230 वोल्ट फिक्स है, और 2 फेज के बीच में 400 वोल्ट आता है, ये भी फिक्स है। एम्पियर कितना फ्लो होगा आपके बॉडी से, करंट कितना फ्लो होगा आपके बॉडी से, ये आपके बॉडी के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो जैसा कि आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जैसे ही आप ड्राई स्किन से वेट स्किन की तरफ जाते हैं, अगर भीग गए तो आपके शरीर का रेजिस्टेंस बहुत तेजी से गिरता है। उस कंडीशन में ड्राई स्किन में जितना करंट जाएगा उससे 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा वेट स्किन में जाने लगेगा, जो कि एक खतरनाक स्थिति। शरीर से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, कितना होगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और कितने मिली एम्पियर करंट से आपको नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसकी भी एक सीमा आकलन एक दिया गया है, इसे भी आप देख लें। अमूमन 120 से 125 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हो और लगभग 100 मिली एम्पियर शरीर से फ्लो कर जाए, बॉडी से, ह्यूमन बॉडी के फ्लो कर जाए, तो ये लीथल होता है, फैटल होता है, आदमी की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात और मैं रिपीट करना चाहूँगा, वो ये है
कि शॉक लगने के लिए इलेक्ट्रिकल परिपथ सर्किट पूरा होना चाहिए। इसी वजह से आप देखते होंगे कि तार के ऊपर, बिजली के तार के ऊपर जिसमें 4 लाख या 8 लाख वोल्ट की करंट प्रवाहित रहती है, उस पर पक्षी बैठे रहते हैं, लेकिन उनको करंट नहीं लगता है। उनको हल्का गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि गर्मी से कंडक्टर हीट होते हैं, लेकिन उनको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उनके शरीर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये उड़ते हैं तो कभी कभी जो बड़े टावर हैं उनके संपर्क में उनका एक पंख आ जाता है, जो कि अर्थ होता है, और एक लाइन की तरफ चला जाता है, तो उस समय उनकी मौत हो जाती है, फ्लैशिंग हो जाती है, इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में इसे बर्ड फॉल्ट बोलते हैं। ये तो हुई इलेक्ट्रिक शॉक के पीछे के विज्ञान के बारे में बातचीत। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक्यूशन से या बिजली के स्पर्शाघात से बचा कैसे जाए, विशेषकर बारिश के मौसम में। अभी हम आपको अपने स्क्रीन पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि घर के अंदर और घर के बाहर दोनों परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। जैसे सर्वप्रथम बिजली के रिपेयर संबंधित कार्य ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन से ही कराएं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाते समय रबर या प्लास्टिक के स्लीपर अवश्य पहनें। अगर आपका मेन स्विच, एमसीबी, इलेक्ट्रिक मीटर, एनर्जी मीटर इत्यादि घर के बाहर लगा हो तो बरसात के दौरान इन्हें ना छुएं। नहाकर आने के बाद या बारिश में भीग जाने पर एमसीबी वगैरह ऑपरेट ना करें या इलेक्ट्रिकल रिपेयर से संबंधित कार्य ना करें। अगर घर की दीवारों में सीलन है तो इसका उपचार करा लें। आजकल प्रायः कंसील्ड वायरिंग होती है एवं करंट लीकेज होने पर दीवार, रेलिंग इत्यादि में करंट उतर सकता है, जो घातक हो सकता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अच्छी क्वालिटी का एमसीबी लगवाएं एवं अर्थिंग जरूर करवाएं। अर्थिंग पे हमने एक वीडियो भी दिया है पहले, तो कृपया उसका लिंक भी दे रहा हूं, देखें उसको। इस मौसम में घर के बाहर भी कुछ सावधानी बरतना आवश्यक है, जैसे बिजली के पोल, टावर या नंगे तार से दूर रहें। बिजली का तार अगर कहीं टूट कर गिरा हो तो स्वयं हटाने का प्रयास न करें। हो सकता है कि उसमें बिजली प्रवाहित हो रहा हो और आप चपेट में आ जाएं। इस परिस्थिति में बिजली विभाग को तुरंत सूचित करें। अगर बिजली के तार किसी पेड़ के संपर्क में आ रहे हैं तो पेड़ को न छुएं, बिजली विभाग को सूचित करें। बिजली के ट्रांसफार्मर, पैनल इत्यादि को कदापि न छुएं। घर के पास से गुजर रहे हाई वोल्टेज के तार से स्वयं दूर रहें एवं बच्चों को उससे होने वाले खतरों के बारे में एजुकेट करें। इस पर तार वगैरह न फेंकें या जानलेवा हो सकता है। ग्रामीण भाइयों से विशेष निवेदन है कि अगर पानी भरे धान के खेत में कोई बिजली का तार टूटकर गिरा हो तो खेत में न जाएं, बिजली विभाग को फ़ोन कर पहले बिजली कटवाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपके स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।